हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज शार्प एंड स्मार्ट। अब तो याद हो ही गया होगा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कि आपने हमारी जो पिछली वीडियो थी ऑन चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, जो पार्ट 1 था, आपने उसको इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार किया, इतना शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आज हम उसी वीडियो को केमिस्ट्री चैप्टर 1 की, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, को कंटिन्यू करेंगे और आगे वाले कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। पहले क्विक रिव्यू सा ले लें। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, वो हमारा मैटर हो जाता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, किस किस तरह के इसे एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कौन सी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स है, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स, उसके जो पार्टिकल्स के जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। वो हर वक्त, सेकेंड क्या था, वो हर वक्त मूव करते रहते हैं, राइट। इस तरीके से हमने उसके 4 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। जिसके अंदर हमने सॉल्ट और शुगर को जब हम पानी में मिक्स करते हैं, हमने उसका एग्जांपल लिया था। हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लिया था। हमने खाने का एग्जांपल लिया था, राइट। हमने पोटाशियम पर मैग्नेट का एग्जांपल लिया था, राइट। तो हमने किया था करेक्टरिस्टिक। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैटर की बात की थी, जिसमें हमने मेजरली जो डिस्कस किए थे वो किए थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसी को कंटिन्यू करते करते आगे हमने उसकी डिफरेंसेस और उसके प्रॉपर्टीज को समझा था, अगर आपको याद हो, राइट। इसके बाद हमने एक टॉपिक और किया था, वो था डिफ्यूजन। चलो अभी उन टॉपिक्स को परे रखते हैं और जो हमारा सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस था उसी को कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी पार्ट 2 की वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टडी करने वाले हैं, वो क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में 3 स्टेट्स के बारे में बात की थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इस बार आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कैसे ट्रांसफर हो जाता है और कोई भी लिक्विड आगे गैस में कैसे ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। और यही जो कंसेप्ट है कि कैसे और क्यों एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में, एक फेज दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बिफोर हम केमिस्ट्री के आगे कंसेप्ट्स में कूदें, एक छोटा सा एग्जांपल जो आप रोज अपने घरों में देखते ही देखते होगे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आप नॉर्मली देखते हो। तो आजकल गर्मी बहुत है, राइट, बहुत गर्मी है, तो सारे अपने अपने फ्रिजेस में आइस तो जमाते होंगे, बर्फ जमाते हो, राइट। तो बर्फ जमाने के लिए क्या करते हो आप, एक डोंगा लेते हो, ये छोटे छोटे आइस क्यूब्स वाली एक ट्रे आती है, उसमें आप क्या करते हो, पानी भरकर रख देते हो अपने फ्रीजर में, राइट। तो क्या रख रहे हो आप, वाटर। पानी क्या है, वाटर। वाटर को आप एक बाउल में या फिर अपनी ट्रे में भरकर रख रहे हो फ्रीजर में, और आप उसको जब 5-6 घंटे बाद देखते हो तो वो क्या बन जाता है, आइस। तो यहां पर हो क्या रहा है, वाटर इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड टू आइस। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड करते हो, कूलनेस, राइट, कोल्ड प्रोवाइड कर रहे हो। मेजरली अगर हम इसे बोल ले थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले, तो आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, राइट। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, इसलिए आपका जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वाटर कौन सी स्टेट है, वाटर है आपकी लिक्विड स्टेट, और वो चेंज किस में हो रही है, सॉलिड में। अच्छा, ये तो हमारी एक चीज हो गई। दूसरी बात, आपकी मम्मा कभी कभार पानी गर्म करके देती है आपको, सर्दियों में करके देती होंगी, पानी को गर्म करके आपको नहाना होता है, ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता है, तो वो क्या करती है, वहां पर वही वाटर है, सेम वाटर वी आर हैविंग, उसी वाटर को जब वो गर्म करती है, मतलब हीट करती हैं, तो कुछ वाटर क्या बन जाता है, स्टीम, ये वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर सेम लिक्विड वाली फेज थी, लिक्विड वाली फेज थी, किसमें कन्वर्ट हो रही है, गैस में।
सो यही क्या है, यही जो कंसेप्ट है, यही जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। तो आज इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या किया, अलग से लिखा है, अब इसको इकट्ठे करके कोलैबोरेट करके लिख दें। चलो लिखते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सॉलिड से, राइट। सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड टू गैस, राइट। यहां सॉलिड की जगह हमारे पास क्या थी, आइस। लिक्विड में हमारे पास क्या था, वाटर। और गैस में हमारे पास क्या थी, स्टीम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वाटर वेपर्स, राइट। सो हम लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे, हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉलिड को, और लिक्विड को ही हम गैस में भी कन्वर्ट कर रहे थे, जो हमने उसमें किया, राइट। बट हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल दूं, ऐसा करते हैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ और आपको चारों फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, सॉलिड को लिक्विड में करना। अब आइस को थोड़ी देर आप बाहर रख दो, या आइस को आप एक पैन में डालकर नीचे गैस ऑन करके रख दो तो पानी बन जाएगा ना, नहीं तो आप रूम टेम्परेचर पे उसको रख दोगे तो भी वो पानी बन जाएगा। तो बेसिकली जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसे क्या दे रहे होते हैं, हीट, राइट। अब लिक्विड को गैस में, मतलब वाटर को जब हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब भी हम उसको क्या दे रहे होते हैं, हीट। पानी को पैन में डालकर गैस के ऊपर रखेंगे ना, राइट, या फिर इंडक्शन के ऊपर रखेंगे, तो उसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, उसे हीट। या फिर अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो हम उसका क्या कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। और अब उल्टा देखते हैं, हमारे पास गैस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग कैसे। आपकी मम्मी सब्जी बनाती होगी, सब्जी बनाते वक्त उसको स्लो, आपकी गैस की जो आंच है उसको कम करके उसके ऊपर हम लोग प्लेट रख देते हैं बहुत बार। तो आपकी जो सब्जी है, सब्जी में से क्या निकल रही है, भाप, जो कि क्या है, स्टीम। और जब वो उसके सरफेस को टच करती है आपके प्लेट के, तो वहां पर जब आप प्लेट का सरफेस थोड़ी देर बाद प्लेट उठा के देखते हो तो फिर पानी 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 आया होता है। वो पानी कहाँ से आया, वो पानी उस स्टीम से बना है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, कोल्ड दे रहे हैं हम उसको। और यहां भी फ्रॉम लिक्विड जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड। सो ये आपको आइस वाला, आपको जो पानी किस तरह से बर्फ में बनता है, आपका पानी कैसे स्टीम बनता है, स्टीम कैसे वाटर बनती है, और आइस कैसे वाटर बनती है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हम हर चीज के लिए कर सकते हैं। कोई भी हमारा मैटर है, उसकी जो स्टेट्स है उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नोटिस करो तो हमने तो फिर सीधा सीधा समझा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, राइट। इसके आगे डिटेल में तो हम गए ही नहीं कि अच्छा सॉलिड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, हाँ या ना। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाओ, नहीं तो हम इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में, अभी सिर्फ एक एग्जांपल समझाता, अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में केमिस्ट्री की जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनके साथ डिटेल में समझेंगे। तब तक मैं इसे इरेज करके आपका डिटेल डायग्राम बना देती हूँ। और अगर किसी को इस बारे में पता है कि सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो सकता है, यस और नो, सिर्फ इतना लिखना है। आपको पता है हो सकता है तो यस लिखिए, अगर नहीं हो सकता है तो नो लिख के जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। आई होप आप सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना यस और नो कमेंट करके बता दिया होगा। चलो अब थोड़ा इस डिटेल्ड साइकिल में चलें कि कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस फिर से सॉलिड में, या सॉलिड गैस में, फिर गैस लिक्विड में कैसे चेंज होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी सॉलिड लिक्विड में, मतलब एग्जाम्पल में जो हमने बात की थी, हमने किसकी बात की थी कि आइस है जो हमारा वाटर में कैसे चेंज होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आइस है उसको हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब वो पानी में बदल जाता है या उसका फेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब इसी को थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करते हैं, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा पानी, सॉरी हमारा जो आइस है, हमारी बर्फ है, हमारे पानी में चेंज हो जाती है, उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग।
सो अगर हमें पेपर में डेफिनेशन आ जाती है फ्यूजन की या मेल्टिंग में, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे जो 6 की 6 टर्म्स हैं, ये क्या है? प्रोसेस हैं. सो फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ solid substance changes into a liquid or a liquid substance by what? क्या किया था? कैसे चेंज हुआ था? क्यों हुआ था? हमने उसे हीट प्रोवाइड की थी. by heating, right? by heating लिख सकते हो, या by increasing the temperature, then it is known as fusion or melting, right? so the process by which a solid substance changes into a liquid, यहां लिख देती हूं मैं. फ्यूजन और मेल्टिंग क्या क्या है? सॉलिड इनटू लिक्विड. कैसे? बाय हीटिंग. सो द प्रोसेस by which a solid substance changes into a liquid substance by heating or by increasing the temperature, then it is known as the process of melting or fusion. समझ में आ गया? अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. हम लोगों ने जब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे, तब हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया था कि मैटर मूव करता है, राइट? हमने ये भी बताया था कि मैटर अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो वो क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? सो अब सॉलिड थी, उसके अंदर क्या था? हमारी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FA, अभी मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं. हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ज्यादा थी. जब लेकिन हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजनली कम हो गई. तो वो कैसे होती है? सो देखो, हमारा एक सॉलिड है हमारे पास, हमने उसे क्या किया? हीट प्रोवाइड करनी शुरू की. हमने पहले ही बताया था कि भाई ये सॉलिड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं. इफ इट इज अ सॉलिड तो वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है. लेकिन हमने ये भी बताया था कि ये जो सारे पार्टिकल्स है थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं, राइट? तो जब हमने क्या किया, नीचे से इन्हें हीट प्रोवाइड करी. जब हमने इसे हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ? इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई. मतलब उनकी जो मूवमेंट करने की वाइब्रेशन थी, जो अपनी जगह पे वो मूव कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, और वो और जोर 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 से वाइब्रेट करने लगी. हम और हीट प्रोवाइड करते गए, हम हीट प्रोवाइड करते गए, वो ज्यादा वाइब्रेट करते गए. सो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा वाइब्रेट करने लग गए कि उन्होंने अपनी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, जो उस पर्टिकुलर चीज को सॉलिड रख रही थी, उस मैटर को सॉलिड बना रही थी, उसने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और वो क्या हुआ? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, राइट? अब छोटा सा एग्जांपल है. बहुत सारे बंदे खड़े हैं, ठीक है? अभी तो हमने चिपका के एक लाइन में या 1 मीटर में 10 बंदे खड़े कर दिए, जस्ट एन एग्जांपल, राइट? लेकिन अगर वो सारे हिलने लग गए एक दूसरे की जगह पर, अगर वो हिलेंगे तो एक दूसरे को धक्का लगना शुरू होगा. धक्का लगना शुरू होगा ही ना. तो क्या होगा? फिर वो धक्का लगेंगे तो वो 1 मीटर से ज्यादा वाली जगह में पहुंच जाएंगे ना, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेंगे. पहले तो चिपक के खड़े थे, बाद में क्या हुआ? एक दूसरे से दूर हो गए. क्यों हुए? क्योंकि मूवमेंट हो गई. और यहाँ पे मूवमेंट का कारण क्या था? हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे, हम जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था? हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो रही थी. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डायरेक्टली रिलेटेड टू मोशन. अगर किसी को नहीं ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब उसने पिछली वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है या डायरेक्टली वो पार्ट 2 पर आ गया है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैंने आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है, जाइए और उस पार्ट 1 को पहले देखिए, उन कंसेप्ट्स को समझिए, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट्स है इन चीजों को समझने के लिए, राइट? उन कंसेप्ट को समझिए, फिर आकर दोबारा से इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. पता नहीं क्यों बच्चों में इतना हुआ होता है कि भाई केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है. बहुत ही इजी है. हाँ, नाम बड़े बड़े रख देते हैं, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, बहुत बड़े बड़े नाम है और डर लगता है हमें इससे. लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही फुद्दू सा इजी सा कंसेप्ट है हमारा, ठीक है? तो डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन वीडियो को बड़े आराम से देखना है आपने और समझना है, राइट? ये करना जरूरी है. दिस इज अ मस्ट थिंग. तो हम लोग कहां पर थे? अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से एक सॉलिड हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आ गया? खेल सारा इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का. ये जो पार्टिकल्स हैं आपके मैटर के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं,
वो कितने जोर से एक दूसरे को जकड़ के बैठे हैं, उसी का खेल है। और हमें जब स्टेट चेंज करनी है तो हमें यही करना है कि हमने उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना है, राइट? करना हमें यही है। अब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे तोड़ते हैं, उसके कई तरीके हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर हम एक तरीके की बात कर रहे हैं, वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके कैसे हम उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, राइट? फिर बाकी जो मेथड्स है वो भी मैं आपको कराऊंगी धीरे धीरे इस वीडियो में, ठीक है? तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन और मेल्टिंग। अब आगे चलते हैं। अब कैसे हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, अगेन इसके लिए हमें हीट चाहिए या हमें ठंडा करना है, उसे हीट देनी है या कोल्ड देना है। लिक्विड है उसे गैस में बनाना है, मतलब हमेशा लिक्विड गैस छोड़ो, जब हमें याद करना है अपने दिमाग में एग्जाम्पल चाहिए तो हम क्या याद करेंगे, पानी। पानी को हमें भाप में बनाना है तो क्या, हीट देनी पड़ेगी भाई। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, हीट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन। वेपर्स बनते हैं, तो वेपर से ही, यहाँ पे मैंने आपको बताया था गैस में स्टीम भी बोल सकते हो या वाटर वेपर्स बोल सकते हो। अब वेपर बना रहे हैं तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, वेपराइजेशन, राइट? सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वेपराइजेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। The process in which a solid substance is getting changed to a gaseous substance by what? By heating or by increasing the temperature, then it is known as vaporization. अब मुझे लगता है कि वेपराइजेशन वर्ड तो आप लोगों ने कम सुना होगा, बट एक और वर्ड है वेपराइजेशन का ही सिनोनिम है जो आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सुना होगा। क्या है भाई वो? अगर पता है तो किसी को कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो भाई मैं तो बता ही दूंगी आपको, बट पता है तो मैं 2 सेकंड का एक वेट लूंगी। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर क्या बोलते हैं वेपराइजेशन को। आप सब ने सुना हुआ है। हिंट दूं, बी से कुछ है। बी से पानी को क्या करते हैं हम लोग कि वो स्टीम में चेंज हो जाए, भाप बन जाए, क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो इस वेपराइजेशन को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ये उसका सिनोनिम है। जैसे फ्यूजन का सिनोनिम था मेल्टिंग, वैसे ही वेपराइजेशन का सिनोनिम है बॉइलिंग। क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं कि वो भाप में बन जाए, तो इसका प्रोसेस का नाम भी क्या है, बॉइलिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब 2 प्रोसेस तो आपको समझ में आ गए, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन दोनों ही किस तरीके से होते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द हीट। अब हमने उल्टी भी बात की थी कि भाई गैस जो हमारी स्टीम है वो भी तो पानी में चेंज हो सकती है। सो गैस कैन ऑल्सो चेंज टू लिक्विड। जिसके मैंने आपको सब्जी वाली प्लेट रखी थी उसकी एग्जांपल दी थी ना, सब्जी के ऊपर आप लोगों ने प्लेट रखी थी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। CONDENSATION। इसकी स्पेलिंग्स थोड़े आराम से देख लेना, कई बार बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, स्पेलिंग देख लेना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, बिल्कुल पहले की तरह ही। पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, चलो मैं थोड़ा सा लिखकर बता देती हूँ। कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस कंडेंसेशन। सो जैसे हम पहले लिख रहे थे प्रोसेस, तो प्रोसेस बाय विच क्या चेंज कर रहे हैं हम, गैस को लिक्विड में। सो बाय विच अ गैसियस सब्सटेंस चेंजेस इनटू, किस में चेंज कर रहे हैं भाई, गैस को, इनटू अ लिक्विड। अब बाय लिखते थे पहले, तो हम हीटिंग हीटिंग लिखते आए हैं दोनों में, तो इसमें गैस को लिक्विड करने में क्या हम ठंडा कर रहे हैं, कोल्ड दे रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, बाय कूलिंग। सो यहां यही चीज है, यहां आएगा बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। समझ में आ गया। सो गैस को लिक्विड में करने का प्रोसेस का क्या नाम है, कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस कैसे होगा, जब हम उसे थोड़ी सी ठंडक प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया कंडेंसेशन कैसे हुई, राइट? चलो
अब हमारा जो लास्ट पानी का जितना हम एग्जाम्पल दे रहे थे, भाई पानी हमें इतना ही समझा सकता था, हमारा 4 ही प्रोसेस उसको। सो चौथा प्रोसेस जो हमें अपना पानी समझा सकता है वो ये चौथा प्रोसेस है, जिसमें हम अपने पानी को बर्फ बनाते हैं फ्रीजर में रखकर। मतलब लिक्विड स्टेट से हम किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? लिक्विड को सॉलिड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। सो यहीं पे कंडेंसेशन की डेफिनेशन की जगह हम यहां लिख देते हैं, हम किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं? सॉलिडिफिकेशन, राइट? अब इसके आ जाते हैं, डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच अब गैसियस से क्या हो गया? लिक्विड सब्सटेंस। सो यहां क्या लिखेंगे हम? लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस, चेंजेस इनटू सॉलिड अगेन बाय कूलिंग। बर्फ कैसे बनती है? पानी को बर्फ फ्रीजर में रखते हैं तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम? कोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बाय कूलिंग इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अब भाई हमने सबके सिनोनिम कर लिए। फ्यूजन का सिनोनिम है मेल्टिंग, हम मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, पेपर में मेल्टिंग भी आ सकता है, तो भी सेम डेफिनेशन। वेपराइजेशन के लिए हमने कर लिया बॉइलिंग। अब इसका भी, सॉलिडिफिकेशन का भी एक सिनोनिम है जो ज्यादा इजी है, जो आपने अपने डेली लाइफ में सुना भी होगा। किसको पता है? बताइए मुझे, बताइए क्या बोलते हैं? छोटा सा फिर से हिंट देती हूँ। अभी मैंने वो वर्ड भी बोला है, क्या बोला था मैंने? आइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पानी को बाउल में डालकर कहाँ रख देते हैं? फ्रीजर में। किस चीज के लिए? क्यों रखते हैं? फ्रीज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। यहां अंदर लिख रही हूं, हम इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, राइट? तो फ्रीजिंग भी आ सकता है, सॉलिडिफिकेशन भी आपको आ सकता है। आई होप आपको ये चारों टर्म्स, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन क्लियर हो गई हैं, राइट? अगर इन टर्म्स में अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बिकॉज अदरवाइज हम लोग आपके लास्ट, इसके जो इस प्रोसेस, ये जो पूरी साइकिल बनाई है, इसके लास्ट फेज पे, और जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट भी कर रही थी, आप लोगों से पूछ भी रही थी कि क्या हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा सकते हैं या फिर गैस से सॉलिड में आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर पता है तो जल्दी से लिखिए, तो तब तक मैं आपके जो पुराना वाला सारा लिखा हुआ इरेज कर देती हूँ, ताकि मैं आपको आपका नए वाली चीज को समझा सकूं, राइट? चलो आगे मूव करें, राइट? सो क्या है इसका आंसर? क्या हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं? तो यस, इसका आंसर है यस। हम लोग सीधा किसी भी सॉलिड चीज से गैस में भी जा सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। लिख लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ना एक चीज बोली थी कि कभी भी केमिस्ट्री में आपको कोई भी एक बात बोल दिया ना, आपने नहीं मानना है। आप उससे पहले बोलो कि हमें तो डे टू डे लाइफ का पहले एग्जाम्पल देके बताओ कि हाँ ऐसा होता है। भाई हम तो देख ही नहीं पा रहे, तो फिर तो मैं नहीं मानूंगा कि सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड सीधा गैस में ट्रांसफर हो सकता है। भाई मैंने तो आइस वाला एग्जाम्पल देखा था, इसलिए मैंने पहले 4 वाले फेजेस तो मान लिए, लेकिन मैंने ये वाला तो देखा ही नहीं, राइट? फिर मैं कैसे मान लूं? तो ठीक है, अब मैं आपको क्या देती हूँ? डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो सॉलिड सबसे इजी, आप लोगों के घर में हवन होता होगा, शादियों में कोई भी आपकी जो खुशी की बात होती है तो हम उसके अंदर हवन करवाते हैं। घर में पहली बार एंटर करते हैं तो हवन करवाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो भी हवन करवाते हैं, या कुछ भी और खुशी होती है, कई लोग अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे हवन करवाते हैं। तो हवन में एक ऐसी चीज यूज होती है जो कि डायरेक्टली आपकी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है वो? कैम्फर की गोलियां मांगते हैं पंडित जी, कैम्फर की गोलियां मांगते हैं, जिसको गोली आती है छोटी छोटी, ऐसे स्मॉल सी गोलियां आती हैं, जिसको वो आग लगा देते हैं और उससे वेपर्स निकलने लग जाते हैं ब्लैकिश से कलर के। देखा है कभी? देखा सबरे है, बस अच्छे से नोट डाउन नहीं किया है। सो कैम्फर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्लिमेशन। सो एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा? कैम्फर।
सी ये वाला प्रोसेस सब्लिमेशन और डेपोजिशन, सब्लिमेशन का उल्टा जो है डेपोजिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो सबने ना आइस वाटर वाला एग्जांपल सबको पता होता है, लेकिन ये जो सॉलिड और गैस वाला नहीं, पेपर में आपके या कोई आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो पेपर्स आते हैं आपके आगे, आप +1 +2 के बाद जाके भी पेपर दोगे, वहां पर ये वाले क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है। ये वाली जनरल नॉलेज तो फिर भी काफी लोगों को पता होती है, बट ये थोड़ी सी हाई ऑर्डर वाली जनरल नॉलेज हो गई जो थोड़े लोगों को पता होती है, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में ही आप लोगों के आसपास ही ये चीजें होती है, ठीक है। तो क्या है कैम्फर, कैम्फर को वो सॉलिड होती है, छोटी छोटी गोलियां आती हैं या फिर टिक्कियों के बेस में आती है, उसको पंडित जी क्या करते हैं, छोटी सी आग लगा देते हैं और बहुत इजीली वो जल्दी से आग कैच कर लेती है और सीधा उसके फ्यूम्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाती है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सो द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गेट्स चेंज्ड इनटू a gaseous state without moving to any intermediate state। intermediate state कौन सी है, लिक्विड, लिक्विड में जाए बगैर ही सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एक बार दोबारा से रिपीट करके यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हर डेफिनेशन को याद करने के तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये देख लो कि इसमें क्या 3 मेजर पॉइंटर या 2 मेजर पॉइंटर लिखने हैं। तो इसमें आपका मेजर पॉइंटर क्या है, सबसे पहले तो प्रोसेस वर्ड लिखना है बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, राइट। सो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस। अब उसमें क्या हो क्या रहा है, प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, राइट। एनी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। अब क्या करे बगैर, विदाउट चेंजिंग इनटू एनी इंटरमीडिएट स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। और उसका जो उल्टा है, मतलब जब आपकी गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, अब यही चीज आप कैम्फर के साथ ही कर सकते हो। उसके फ्यूम्स को कलेक्ट करके अगर आप उसे थोड़ा सा ठंडा करोगे तो वो दोबारा से सीधा लिक्विड में जाए बगैर ही सीधा सॉलिड कैम्फर की गोलियां बन जाती हैं, राइट। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। मतलब जो स्टीम के वेपर्स हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट इन विच स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। सो उसको हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। सो डेपोजिशन की क्या डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस इन विच अ गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इन एनी इंटरमीडिएट स्टेट इज नोन एज डेपोजिशन। मुझे लगता है कि अब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। सब्लिमेशन क्या है, डेपोजिशन क्या है। अब देख लो एक बार इस पूरे साइकिल को, आपको समझ में आ गया। वैसे मैं एक तो और एग्जाम्पल्स भी आपको बता देती हूँ जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप सर्दियों के कपड़े आपकी मम्मी जब स्टोर करती है तो आपसे व्हाइट कलर की कुछ गोलियां मंगवाती हैं, उसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन बोल्स। नेफ्थलीन बोल्स, वो जो नेफ्थलीन बोल्स हैं, कभी आप वो गोलियां अपने स्वेटर्स के बीच में डाल के रख देते हो, उसमें उसका कभी लिक्विड बना हुआ देखा है आपने। स्वेटर्स के बीच में तो बहुत हीट है, नहीं, क्योंकि और अगले साल जब आप देखते हो तो वो होती ही नहीं है गोलियां, क्योंकि वो गोलियां भी सीधा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए उसका कोई लिक्विड रेजिड्यू आप लोगों ने कभी नहीं देखा है। स्मेल होती है, अगर आप देखोगे आपके कपड़ों में एक स्मेल रह जाती है, राइट। वो स्मेल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्यूम्स ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स, राइट। सो सब्लिमेशन का क्या आपके एग्जांपल्स क्या हो गए, कैम्फर हो गई, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए आपके सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जांपल्स। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, राइट। क्लियर है ये टॉपिक। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। एक बार फिर से इस साइकिल को देख लो। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा। आपने ये वर्ड्स आपने ये टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में आपने सुना भी होगा, उन्हीं के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो तब तक मैं ये चीज इरेज कर रही हूँ। अब बेसिकली जो हमें बात करनी है वो ये जो फ्यूजन वाला प्रोसेस था आपका, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन है, इससे रिलेटेड ही हम लोगों ने डिस्कस करना है, बात करनी है, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तो पिछले जब हम टॉपिक कर रहे थे, हमारी वो जो पूरी साइकिल थी, तो हम लोगों ने 6 न्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी किया था। फ्यूजन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। राइट, अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास 3 ये डिफरेंट और टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो इन तीनों वर्ड्स को हम लोगों ने वहां यूज किया था। मेल्टिंग को हमने यूज किया था फ्यूजन के साथ, फिर हमने बॉइलिंग को यूज किया था वेपराइजेशन के साथ, और फ्रीजिंग को यूज किया था हम लोगों ने सॉलिडिफिकेशन के साथ। तो ये तो भाई इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं ये उसी प्रोसेस के उसी पार्ट से रिलेटेड है। मतलब मेल्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर गेटिंग सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर इसी तरीके से बॉइलिंग में हम लोग लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर रहे थे, और फ्रीजिंग में या सॉलिडिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अभी के लिए भाई ये फ्रीजिंग वाला भूल जाओ, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं जिसमें हम सॉलिड टू लिक्विड देन लिक्विड टू गैस जा रहे हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है पॉइंट, तो ऑफ कोर्स एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। पॉइंट इन व्हाट? Point in temperature, melting point and boiling point, first of all both are related to temperature। अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो किसी भी चीज के मेल्ट होने का मतलब, बर्फ है, ठीक है, आपने उसे बाहर रख दिया या फिर आपने पैन में डाल के उसको गैस के ऊपर रख दिया है, आपने, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। राइट, इसी तरीके से बॉईल करते हैं, जब हम पानी बॉईल करते हैं, राइट, पानी को गैस के ऊपर रखा, पहले तो वो पहले गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, मूवमेंट, ये पानी की मूवमेंट तो दिखती भी बहुत ज्यादा है, वो मूव करने लग जाता है, पानी जोर जोर से मूव, तेज तेजी से मूव करने लग जाता है। फिर एक पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर वो रीच करता है जिस पॉइंट पे वो आगे अपनी स्टेट चेंज करने लग जाता है। अगर आपको मैं पहले से रिलेट करके बताऊं तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब भी चेंज करते हैं स्टेट, हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है मतलब वो अपनी ही प्लेस पे ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और जब ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं। तो वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, वो टेम्परेचर होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उस पॉइंट को जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होने स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो लिक्विड से गैस में जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होने लगती है स्टेट, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इंग्लिश में बात करते हैं, सो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ये सब जो स्टेट्स आती है ये आती हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये चीज लिखना इज वेरी मस्ट इन द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच solid starts to melt and gets converted into or changes into a liquid state at atmospheric pressure। ये चीज बहुत जरूरी है लिखना, at atmospheric pressure मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं किया है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये एटमॉस्फेयर जो उसके हमारे मैटर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसी की वजह से हो रही है, हम लोगों ने कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया है। सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो हमारा आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जैसे ही हम उसे फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, फ्रीजर में क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, जैसे ही हम उसे फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो क्या है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री से ज्यादा ही होता है। राइट, वैक्स जो है आपकी उसका क्या है 63 डिग्री। तो इसीलिए जो आपकी कैंडल है, जब हम उसको उसकी बत्ती जला देते हैं, जब उसका जो टेम्परेचर है वो 63 डिग्री को पार कर जाता है तब वो क्या है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। आयरन को हम कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर लगता है, तो उसका क्या है 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो भी मेल्ट हो जाता है।
इसी तरीके से हमारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू अ गैसियस स्टेट at atmospheric pressure is known as boiling point. So पानी का boiling point क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो क्या होता है जब हम गैस के ऊपर अपना पानी गर्म होने के लिए रखते हैं और उसे हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो जब उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तब जाकर वो वेपर बनाना शुरू करता है। और अगर आपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की हो, इसका थोड़ा थोड़ा कनेक्शन आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी है, बट अगर आपने ये चीज नोटिस की और नहीं की है तो आप ट्राई कर लीजिए कि जब आप पानी को गर्म करने रखते हैं तो पहले तो उसका कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, बट जैसे ही उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिस पॉइंट पे उसके वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, तब उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज नहीं होता है। ये कैसे, ये भी हम थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल जो आपकी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती है देन योर वाटर। एंड देन योर जो मर्करी है, जो आपके थर्मोमीटर्स में मर्करी होता है, उसका है 357 डिग्री सेल्सियस। यही रीजन है कि मर्करी को यूज किया गया है आपके थर्मोमीटर्स में, ना कि पानी को। ठीक है, तो अब आपका लास्ट जो रह गया है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हम लोगों ने इसमें क्या किया है, लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है। सो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसका आएगा अगर हम बात करें तो वाटर का, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाइज और द लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज एंड चेंजेस इनटू अ सॉलिड स्टेट at atmospheric pressure is known as the freezing point. Now freezing point of water, very interesting fact, freezing point of water is equal to किसके इक्वल होगा भाई? freezing point of water is equal to melting point of ice, right, जो कि है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। so freezing point of water is equal to melting point of ice, that is 0 degree Celsius. I hope this concept of these 3 different terminologies is very clear. Melting point, boiling point and freezing point. Clear है? तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे थे? टेम्परेचर के। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का तो बस इतना ही मतलब है कि हम एक फेज से, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। अब उसको भी जाने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। तो पहला तरीका जो था किसके बेसिस पे हम लोग जा रहे थे? टेम्परेचर की वजह से हम लोग अपनी स्टेट चेंज कर रहे थे, वो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे 6 डिफरेंट प्रोसेसेस आए हैं। दोबारा से रिपीट कर देते हो, 6 डिफरेंट प्रोसेसेस आए हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस आए हैं? वेपराइजेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, राइट, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन, राइट, ये सारे प्रोसेसेस आए हैं हमारे जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। अब मैंने आपको, जब हम डेफिनेशंस बता रही थी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था दे आर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों बोला था? बिकॉज अगर हम बाहर से भी प्रेशर लगाते हैं तब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर हम जब बात कर रहे थे तब हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे कि जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उतना ही हम लोग कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा अपने हिसाब से बस टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा तरीका है उसके अंदर हम लोग किससे खेलेंगे? हम लोग प्रेशर से खेलेंगे, प्रेशर को बाहर से अप्लाई करेंगे। नाउ प्रेशर का मतलब क्या हो गया? प्रेशर का मतलब है भाई एक बैग है, उसमें कितनी चीजें ठूस सकते हो, कितनी पास पास है, कितनी दूर दूर है। अब एक ही बैग है, उसमें अगर आप अच्छे से कपड़े डालो तो 10 कपड़े आएंगे, अगर आप ठूस के डालो तो भाई 12 या 13 भी आ सकते हैं, राइट। तो अगर 12 या 13 डाल रहे हो तो उस बैग के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो गया ना, राइट। तो वही आपका बेसिकली प्रेशर है, राइट। अब क्या होता है, मैंने आपको प्रेशर की, जब हम पिछले पार्ट में भी हम लोग बात कर रहे थे, हमने पिस्टन की बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने गैसेस के ऊपर पिस्टन्स की बात की थी, जो कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं। यहाँ ऐसे ऊपर नीचे इट मूव्स, ये ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर सकती है, तो ये होती है हमारी
पिस्टन, राइट। अब गैस है हमारी, कोई भी गैस है। अब मेजर डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमारा मेजर डिफरेंस होता क्या है? कोई भी सॉलिड है कोई चीज या लिक्विड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस चीज का डिफरेंस है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ है। सॉलिड में बहुत ही पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं, गैस में बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं कि पहले हमारे पास गैस थी, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, हमने उस पर प्रेशर लगाया, हमने इतना प्रेशर लगाया कि उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए और किसमें कन्वर्ट हो गए? हमारे लिक्विड में। अब इसमें भी जैसे यहाँ पर हमारे कोई भी हम लोगों ने गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रही है, तो हमने ऊपर से क्या किया? प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। जब हमने उसे प्रेशर लगाया, बहुत प्रेशर लगाया, राइट, तो वो क्या हो गया? उसके जो पार्टिकल्स थे वो पास पास आ गए और उन्होंने अपनी स्टेट चेंज कर ली। गैस से वो किस स्टेट में आ गए? लिक्विड स्टेट में आ गए। अब इसका मेजर हमारा एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे आपने? सिलेंडर्स देखे ऑक्सीजन के? जो आपको अगर याद हो कोरोना टाइम में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, राइट। तो क्या है, उसमें हवा नहीं भरी होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखते हैं। हाई प्रेशर पे स्टोर करके मतलब हम उसको एज ए लिक्विड स्टेट में स्टोर करके रख लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके, ताकि उस सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस आ जाए। अदरवाइज तो इस सिलेंडर में थोड़ी सी गैस आएगी, राइट। तो जो हमारे सिलेंडर्स वगैरह बनते हैं वो इतने ज्यादा वो प्रेशर लगाकर हमारे बनते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। दो तरीके हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या ऐसा उल्टा वाइस वर्सा करने के। पहला है टेम्परेचर बढ़ाकर और दूसरा है प्रेशर बढ़ाकर। और मोस्टली टाइम्स हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है ये साइड बाय साइड भी चल सकता है। वो तो चलता ही है, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तब हमारे पास एक नॉमिनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल एनवायरमेंटल टेम्परेचर हमारे पास होता ही है। आई होप ये प्रेशर वाला छोटा सा कंसेप्ट था, बस आपको पता होना चाहिए और ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हो गया ये आपको क्लियर? अब हमारा जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा एक ग्राफ आता है। ये जो पूरा मैंने आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझाई है, इसके एक छोटे से ग्राफ में क्रिस्प में आप कह सकते हो ओवरव्यू समझाया जाता है। हम लोग अब उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बोला था कि ओवरव्यू डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, राइट। सो ये हमारा डायग्राम बेसिकली क्या है, मैं साथ साथ में आपको समझाते समझाते आगे से फर्दर ड्रॉ करूंगी। ये है आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमारे एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने ले लिया है टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। आप किसी में भी केल्विन में भी ले सकते हो, फॉरेनहाइट में भी ले सकते हो। और हमने अपने वाई एक्सिस पे ले लिया है अपना प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक के टर्म्स में आप बार्स वगैरह में भी ले सकते हो, जो आप चाहो, राइट। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये 3 डिविजन हमारे पास हो गई है। ये एक डिवीजन है, हमारे अपने ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मोस्टली हर एक जो हमारे मैटर्स हैं, हमारे सब्सटेंसेस है, उसका ग्राफ कुछ इसी तरह का बनता है। जैसे ऑक्सीजन का अलग बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग बनेगा, तो जितने भी हमारे मेटल्स सब्सटेंसेस हमारे पास उन सबका अलग अलग ग्राफ बनता है। ये एक जनरल डायग्राम है, यू कैन से दिस इज अ जनरल डायग्राम, राइट। तो इसमें क्या है, हमारा जो ग्राफ है, हमने कुछ लाइंस लगाई है, इसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है ये कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे 3 हिस्से हैं, 1, 2 and 3। तो अब हम देखते हैं कि ये पहला हिस्सा क्या है। पहला हिस्सा है हमारे यहाँ पर सॉलिड्स का। सॉलिड का क्यों? इसमें क्या है, ये सॉलिड का हिस्सा है, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब हमारा लो है बट हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। टेम्परेचर लो है बट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैं लिखूंगी नहीं अदरवाइज बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। सो टेम्परेचर जब लो है और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो वो हमारे सॉलिड्स हो जाते हैं। और ये हमारी हैं गैसेस, जहां पर हमारा टेम्परेचर हाई है बट हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बहुत ही लो है, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी गैसेस हैं। और ये जो बीच का हमारा रह गया है, जहां पर टेम्परेचर भी मीडियम है और हमारे प्रेशर भी मीडियम है, ये है हमारी लिक्विड्स,
राइट। अब इस डायग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, जिसको, ये वो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे साइड में लिख रही हूं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये क्वेश्चंस कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं कि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है, एक ही एक पॉइंट है, एक ही, बस एक ही एक टेम्परेचर जहां पर एक फिक्स है आपका और जहां पर आपका प्रेशर भी फिक्स है। यहां पर इस पॉइंट पर आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं, राइट। इट इज दैट पॉइंट एट विच योर सॉलिड, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ट्रिपल पॉइंट इसीलिए बोला है बिकॉज 3 स्टेट्स ऑफ जो आपकी मैटर की हैं वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको याद हो तो मैंने आपको आपके 3 पॉइंट्स के बारे में बताया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब वो कैसे आता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था वो सब कितने पे है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट पे एक बार सॉलिड और लिक्विड को कोइंसाइड करने वाली जो लाइन है उस पे पॉइंट मैच कर रहा है, एक बार जो लिक्विड और गैस को कोइंसाइड करने वाली लाइन है उस पे वो मैच कर रहा है, राइट। सो ये जो पॉइंट है जिसमें हमारे सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है या लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। या फिर हम इसको अपना मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड है, राइट। और ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, बिकॉज यहां से हमारा जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। सो यहां पर हमारी कौन सी हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड, इस पे ये सब्लिमेशन वाली फेज यहां पर हो रही है। यहां पर हमारी क्या हो रही है, सॉलिडिफिकेशन या फ्यूजन वाली फेज, और यहां पर हमारी बॉइलिंग या कंडेंसेशन वाली फेज, राइट। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। सो ये क्या है, हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम। अब इसमें एक लास्ट थोड़ा सा एक छोटा सा और पॉइंट आ जाता है जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। अब देखोगे तो ये पॉइंट लिक्विड और गैसेस के बीच में, राइट। सो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसपे हमारा कुछ पर्टिकुलर प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, जिसपे हमारी लिक्विड्स और गैसेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है, राइट। ये काफी आगे जाकर आता है, ये नहीं कि इतनी पास में आ जाते हैं, काफी आगे जाकर ये क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट क्यों, बिकॉज हम 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ योर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, उसे डिटेल में कवर किया है। मुझे भी पता है कि यार बच्चों से 40 मिनट से ज़्यादा एक साथ कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, तो इससे ज़्यादा वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। आई थिंक 40-45 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी चली गई है। तो इसके बाद हमारे जो इस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन एंड सराउंडिंग्स के कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, एक न्यूमेरिकल है और 2-3 कंसेप्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, राइट। तब तक आप ये पूरा जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का था बाय टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर, इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में उसे आप पूछ सकते हो, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। कैसा डाउट है, कैसा है, कोई फनी होगा, जैसा मर्जी डाउट है, आई ट्राई टू क्लियर इट, ठीक है। अगली वीडियो आने से पहले वो डाउट बता दो कि मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में ही वो आपका डाउट क्लियर कर दूं, फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूं, राइट। तो फटाफट से कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, मैंने ट्राई किया है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।